भूले। कभी किसी गांव में शिवदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामू और छोटे का नाम नंदू था। वे दोनों मिलकर बहुत प्यार से रहते थे। रामू खेती बाड़ी संभालता था और नंदू व्यापार का सारा काम संभालता था। अरे नंदू, आज मैं खेत नहीं जा पाऊंगा, तू देख लेना। अगर हम दोनों नहीं जाएंगे तो मजदूर काम नहीं करेंगे, तो बस आज तुझे ही जाना होगा। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ खेत, आप फिक्र मत करो। लेकिन आप शहर जा रहे हो क्या? हाँ नंदू, आज मैं शहर की ओर जा रहा हूँ और जाके एक जोड़ा बैल खरीद के ले आऊंगा। तुझे तो पता ही है, अभी जो बैल हमारे पास है वो कमजोर हो गए, नए बैल लाने ही पड़ेंगे। ठीक है भैया, आप जाइए, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन एक बार पिताजी से मिलकर जाना। इसके बाद रामू अपने पिताजी के पास जाता है। प्रणाम पिताजी, एक नया जोड़ा बैल लाने के लिए मैं शहर जा रहा हूँ। आपके लिए कुछ सामान या दवाइयाँ लानी है, बता दीजिए। हाँ बेटा, घुटनों के दर्द की वजह से चल नहीं पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से चला जा रहा है। डॉक्टर साहब की दी हुई दवाइयाँ अभी खत्म हो चुकी है। तुम शहर जाकर मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आ जाओ। याद से वो डॉक्टर की चिट्ठी भी लेकर जाना, महीने भर की ले आना। ठीक है पिताजी, मैं जाके आता हूँ। अरे नमस्कार शिवदत्ता जी, सब कुशल मंगल है ना? आपकी तबीयत कैसी है? क्या बोलूं मुखिया जी, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। घुटनों का दर्द मुझे बहुत ज्यादा सता रहा है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ मैं तो। हाँ, हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव में बड़ी धूमधाम से हम ज्यादा मनाने जा रहे हैं। कुछ चंदा चाहिए था। इसमें बोलने वाली कौन सी बात है? हर साल मैं तो 500 रुपए देता ही हूँ चंदे के लिए। शाम को मैं नंदू के हाथ से भिजवा दूंगा, और साथ में हमेशा की तरह मैं जो चंदा देता हूँ उसमें पूरी और अनाज भी मैं ही दूंगा। अब तो ठीक है? अरे आपके बड़प्पन के बारे में गांव जानता है, हम तो आपको याद दिलाने के लिए आए थे। भगवान से विनती करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। शाम को सब लोग देवालय के प्रांगण में जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जरा आप भी आ जाते तो अच्छा होता। अरे तुम सब लोग हो ना वहाँ पे, मैं आके क्या करूँगा? ऊपर से मेरी हालत भी अभी ठीक नहीं है। अरे रामू, नंदू कहाँ गया? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा। मैं शहर जा रहा हूँ ना पिताजी, तो मैंने उसे आज खेत जाने के लिए कहा है। कुछ काम है तो बताइए मुझे। कुछ नहीं बेटा, शाम को तुम दोनों मिलकर मेरे पास आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी है दोनों से। रामू शहर चला जाता है बैल खरीदने के लिए। वहाँ एक बैल का जोड़ा बेचने वाले के पास जाकर, अरे रामू, सब कुशल मंगल है ना? बैल के जोड़े लेने के लिए आए हो क्या? जी हाँ, जैसे पिछली बार दिया था वैसे इस बार भी एक अच्छा बैल का जोड़ा दे दीजिए। हाँ, ये देखो, बहुत अच्छी है। उनकी उम्र भी बहुत कम है। दोनों बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त है, पूरे शहर में नहीं मिलेंगे ऐसे। ठीक है सेठ जी, बहुत अच्छी जोड़ी है। वैसे क्या दाम होगा इस जोड़े का? दोनों बैल का मिला के पूरे 500 रुपए है रामू। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं सेठ, कुछ कम करके बताइए ना। मेरी बात सुनो रामू, ये बहुत वजन उठा सकते हैं, ये खेती करने में बहुत मदद करेगा, और इस पे फसल रख के तुम आराम से शहर लेके जा सकते हो, ठीक है ना? उम्र भी बहुत कम है। मैंने सूझबूझ करके ही तुम्हें दाम बोला है, ऐसे ही नहीं बोला है। इतना अच्छा जोड़ा तुम्हें पूरे शहर में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं इन दोनों के 500 रुपए दे ही दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। इसके बाद वो बैल का जोड़ा लेकर अपने खेत की तरफ जाता है। नंदू देखो ना, ये हमारे नए बैल का जोड़ा है, 500 रुपए दे के आया हूँ, ठीक है ना? तुझे कैसा लगा? और शाम को पिताजी ने हम दोनों को घर पे बुलाया है। अभी खेत में काम पूरा नहीं हुआ है भैया। अच्छा है कि आप दोनों बैल के जोड़े ले आए, लेकिन पिताजी के लिए आप दवाइयाँ लाए थे क्या भैया? बाप रे, मैं तो भूल ही गया। अब क्या करेंगे, मुझे फिर से उतनी दूर जाना पड़ेगा। अरे भैया, आप कैसे बोल सकते हो? आपको पता है पिताजी पहले ही नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, हम एक काम करेंगे, आप वो चिट्ठी मुझे दीजिए, मैं शहर जाकर ले आऊंगा। ठीक है, तुम ये चिट्ठी लेकर शहर जाना, तब तक मैं खेत में जाके काम करता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो काम पूरा हो गया है, मैं शहर से सीधा घर आ जाऊंगा। नहीं, तुम इधर ही आना, हम दोनों साथ में जाएंगे। इसके बाद नन्नू फटाफट शहर जाकर दवाई लेकर वापस आता है। आजा नंदू, आजा, वो दवाई मुझे दे दे तू, नहीं तो पिताजी मुझे कहेंगे कि तू भुलक्कड़ है, और तुझे पता है वो मुझे बहुत डांटेंगे। मैं ये नहीं चाहता। इसमें क्या है भैया, दवाई लाना जरूरी बात है, देना नहीं। ठीक है, ठीक, आप ले लीजिए, पिताजी को आप ही दे देना। इसके बाद दोनों अपने पापा के पास पहुंचते हैं। लीजिए पिताजी, आपकी दवाई। अब बताइए, कुछ जरूरी बात कहनी थी क्या आपको? सुबह आप बोल रहे थे। अरे कुछ नहीं, हमारे गांव में हर साल जाता होता है ना,
वो साल में एक बार होने वाला बहुत बड़ा काम है। हर साल मैं वहाँ जाके बहुत बड़ी रकम देता हूँ। इस साल वो जिम्मेदारी आप दोनों को सौंप रहा हूँ, इसलिए बुलाया था मैंने। दोनों जाना और दान पुण्य करके आना चाहता मैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी, हर साल की तरह हम इस साल भी चंदा दे देंगे। आप बताइए कि कितना देना है। हम हर साल जाते के लिए 500 रुपये इनाम देते आ रहे हैं ना, और अंत में पूरे प्रसाद वितरण का खर्चा भी देते हैं। लेकिन याद रखना, इस साल 10 अनाज के बोरों के साथ इस बार 1000 रुपये देने हैं। गांव की भलाई के लिए वो हमारी इतनी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है पिताजी, आपके कहे अनुसार मैं अभी अनाज के 10 बोरे भिजवा देता हूँ। अब से मैं रहूं या फिर ना रहूं, लेकिन याद रखना ये परंपरा ऐसी ही चलती रहनी चाहिए बेटा। जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप दवाई ले लीजिए, जिससे घुटनों में दर्द को राहत मिलेगी। मैं भी वादा कर रहा हूँ पिताजी, हम दोनों साथ में मिलकर आपका नाम रोशन करेंगे। अगले सुबह पिताजी के कहने पर वो दोनों सारा इंतजाम करने लगते हैं। अरे पिताजी, आपकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। हम अभी के अभी शहर चलते हैं डॉक्टर के पास। अभी मैं उतनी दूर नहीं चल सकता बेटा, जरा अपने भाई को बुला के लेके आओ, दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। नंदू दुकान पर है पिताजी, मैं अभी उसे लेके आता हूँ। इसके बाद रामू नंदू के पास जाता है और पिताजी की तबीयत के बारे में बताता है। आप ऐसे कैसे पिताजी को छोड़कर आ गए? वो शहर नहीं जा सकते, कम से कम डॉक्टर तो हमारे घर आ सकता है ना। आप जाइए, पिताजी के पास जाइए, मैं शहर से डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। इसके बाद नंदू डॉक्टर को लेने के लिए शहर जाता है और रामू घर पर रुकता है। रामू, क्या हुआ बेटा? नंदू कहाँ है? आया नहीं वो? नहीं पिताजी, नंदू डॉक्टर को लाने के लिए शहर गया हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, वो बस आता होगा। मैंने तुम दोनों को मिल के आने के लिए कहा था। डॉक्टर के आने तक मुझे मेरे बचने की उम्मीद ही नहीं लग रही है। आप ऐसा मत बोलिए, आप शहर तक नहीं चल सकते हैं ना, इसलिए नंदू डॉक्टर को लाने के लिए गया है, वो जल्दी आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। नंदू के वापस आने तक मैं रहूं या ना रहूं कोई भरोसा नहीं है। मैं अब जो तुमसे कहने जा रहा हूँ ठीक से सुनना और बिल्कुल वैसे करना जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है, आप बोलिए। देखो रामू, ठीक उसके सामने तुम दोनों खोद के देखोगे तो तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा वहाँ पे। तुम दोनों उसमें से आधा आधा बांट लेना। ठीक है पिताजी, हम दोनों बिल्कुल आधा आधा बांट लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और एक बात ध्यान से सुन लो मेरे बेटे, उस खजाने को अभी मत निकालना, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी निकालना। जब जरूरत होगी तभी निकालेंगे, ये मेरा वादा है पिताजी। रामू से बात करते करते शिवदत्त का देहांत हो जाता है। इतने में नंदू डॉक्टर को लेकर घर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों भाइयों को बहुत दुख होता है। 2 दिन के बाद की बात है। देखो नंदू, हमारी पूरी जरूरतें सब पिताजी देखते थे ना, कमाई का एक एक पाई उनको बोलकर ही हम खर्चा करते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हम दोनों को अपने हिसाब से देख देख के खर्चा करना होगा। वैसा क्यों नहीं चलेगा भैया? पिताजी के जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी आपकी है, तो हम सोच समझ कर ही खर्चा करेंगे। आप जैसा कहेंगे मैं भी वैसा ही करूँगा। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ नंदू, अब से हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो भी है उसे आधा आधा बांट लेंगे, यही पिताजी की इच्छा थी। आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं भैया। ये जायदाद को बांट देने की बात अचानक कहाँ से आ गई? देखो, मैं ठीक ही कह रहा हूँ, तुम्हें तो पता है आज तक हम दोनों पिताजी की बात मानते आए हैं। अब उनकी आखिरी इच्छा यही थी, एक न एक दिन तो ये बंटवारा होना ही था ना। इस वक्त ये बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है भैया, इन सबको बाद में देखेंगे। हम दोनों मिलजुल कर ही रहेंगे ना भैया। अगर बंटवारा हो गया तो हम साथ नहीं रह पाएंगे। मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हो वो मुझे उचित नहीं लग रहा है। नंदू, हम दोनों बिल्कुल मिलजुल के ही रहेंगे, मगर जमीन जायदाद का बंटवारा अभी का अभी होगा। आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अलग होने की जरूरत मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। मेरी बात मानो तो उसके बारे में बाद में देखेंगे ना, जरूरत पड़ेगी तब सोचेंगे ना भैया। नहीं नंदू, जमीन और जायदाद का बंटवारा तो आज के आज ही होगा। चाहे तो तुम गांव के सामने ये प्रस्ताव रख दो, मुझे बंटवारा अभी चाहिए, ठीक है ना? क्या है भैया, मैं आपको इतनी मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप है कि मान ही नहीं रहे। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कर लो बंटवारा, लेकिन ये बात घर में होनी चाहिए। दूसरों लोगों के पास जाकर ये बात करना सही नहीं है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो भी बात होगी वो हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, वो मैं लेता हूँ, क्योंकि पहले से खेती बाड़ी सब कुछ मैं ही देखता था। इसके अलावा बाकी जो बचा व्यापार है उसमें मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, वो तुम ही देख लेना। वो सब कुछ तुम ही ले लेना, मुझे उसमें से फुटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? ठीक है भैया,
जैसा आप कहे, जमीन सारी आपकी, व्यापार पूरा मेरा, ठीक है? आप यही तो चाहते थे ना? और जो भी हमारे पास पैसे हैं, सोना है, आधा आधा बांट लेंगे, बाकी बचा है ये हमारा घर। ठीक है, पैसा सोना हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, मगर घर तो हम बांट नहीं सकते ना भैया, इसमें हम दोनों मिलकर रहेंगे। वो सब नहीं चलेगा, इस घर से मुझे बहुत लगाव है, ये मैं ले लेता हूँ, तुम एक नया घर बना लेना, और अगर उसके लिए तुम्हें चाहिए तो 25,000 रुपए मैं तुम्हें ज्यादा दे दूंगा, ठीक है? भैया आपको तो पैसों की बीमारी लग गई है, अब हम दोनों को सच में और क्या चाहिए? इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, मिलजुल के रहने में आपको ऐसा ऐतराज क्या है? बताइए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वह सब छोड़ो नंदू, हिसाब किताब बंटवारा सब कुछ अभी के अभी होना चाहिए, ठीक है? मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, ये घर मुझे अभी चाहिए, इतनी छोटी सी तो बात है, इस बात को तुम समझते क्यों नहीं? और तो और मैं तुम्हें अलग से घर बनाने के लिए 25,000 दूंगा ना, चाहिए तो 5,000 और ले लेना। ठीक है भैया, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए ये सब सोचने के लिए, इसके बारे में आपको कल बताऊंगा, तब तक आपको इन सब के लिए सब्र करना होगा। आपने अपना प्रस्ताव रखा, मेरी भी तो कोई मर्जी होगी। हाँ ठीक है ठीक है, ये बात मुझे सुन के वाकई में अच्छी लगी, एक दिन नहीं 2 दिन ले लो। ये सब बात करने के बाद दोनों भाई अपने काम में वापस चले जाते हैं। नंदू सोचने लगता है, ये क्या भैया, इससे पहले मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करते थे, तो अचानक से अब इनको क्या हो गया है? कहीं पिताजी के जाने के बाद भैया को घर की जिम्मेदारी तो नहीं सता रही है? उनको लग रहा होगा कि सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई है, हर साल हमको चंदा भी तो देना होगा, शायद इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। नंदू को तो कैसे भी मना कर इस घर को हड़प लेना चाहिए, ये घर हर हाल में मुझे ही चाहिए, उसके लिए 5-10 हजार ज्यादा देने होंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन किसी भी तरह हर हाल में ये घर मुझे ही चाहिए। इसके बाद अगले दिन दोनों भाई मिलते हैं। क्या हुआ नंदू, क्या फैसला लिया तुमने? मुझे तो लगता है कि तुम्हें मेरा फैसला बिल्कुल ठीक लगा होगा। देखो भैया, मुझे ये बंटवारा बिल्कुल पसंद नहीं है, आगे जो आपकी मर्जी हो। अरे कल शादी के बाद, बीवी बच्चे आने के बाद ये समस्या जरूर आने वाली है, इसीलिए अभी बंटवारा करेंगे तो अच्छा रहेगा, सब कुछ बराबर का ही मिला है ना, खाली ये घर मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो इसके लिए 30,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ मैं, मंजूर है? ठीक है भैया, अब इस बात को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, हमें एक काम भी तो करना है, पहले हमें वाराणसी जाकर पिताजी की अस्थियों को भी तो बहाना है, आने के बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पहले हम दोनों वाराणसी जाके आएंगे, फिर बात करते हैं। 15 दिनों के बाद दोनों मिलकर पिताजी की अस्थि को विसर्जित करने बनारस जाते हैं। अरे नंदू, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, पास में कोई सराय है तो देख के रुक जाते हैं ना, कल सुबह फिर से यात्रा करते हैं, देखो तो कोई सराय दिख रहा है क्या? अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है भैया, इतने में आप कैसे थक गए हो? अभी तो 2 गांव पार करने के बाद ही हम विश्राम कर सकते हैं, जरा हिम्मत जुटा के आगे बढ़िए। सुनो, मैं तो अब एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ, पहले सराय ढूंढ के आराम करते हैं। आपको क्या हुआ है भैया? आप तो मुझसे ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त थे भैया, और मेरे से भी आगे चलते थे, और अब पूरे ढीले पड़ गए हो। थोड़ा ही पास में एक सराय है, हम लोग वहीं चलते हैं। वहाँ दोनों एक सराय में रुक जाते हैं। खाना खाकर दोनों भाई आराम करने के लिए लेट जाते हैं। उस घर की कीमत तो 5,000 रुपए भी नहीं है, फिर भैया क्यों बार बार उसके लिए जिद कर रहे हैं? 30,000 रुपए देने के लिए भी तैयार है वो तो, इसमें कुछ मतलब है, मुझे जरूर पता लगाना होगा। घर के लिए नंदू को 30,000 देने की जरूरत है क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है बोल के कैसे भी करके वापस चला जाता हूँ, नंदू को वाराणसी भेजकर मैं घर वापस चला जाऊंगा, तब तो पूरे 30,000 मेरे ही, उसे क्यों देने? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बदन ऊपर से नीचे तक बहुत दर्द कर रहा है, इस हालत में अब मैं वाराणसी नहीं जा पाऊंगा नंदू, आगे बिल्कुल नहीं चल पाऊंगा, तुम ही जाके अस्थि निमंजन करके आ जाओ। क्या बोल रहे हो भैया, आप बड़े बेटे हो ना, मैं आपके बगैर कैसे जा सकता हूँ? चाहो तो आप 1-2 दिन और आराम करो, बाद में हम दोनों वाराणसी चले जाएंगे। नहीं नहीं, एक बार वाराणसी के लिए घर से निकले तो प्रभु के दर्शन करके घर जाना है, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, मैं बड़ा बेटा हूँ तो क्या, तुम तो जानते हो पिताजी तुमसे कितना प्यार करते थे, इसलिए तुम जाओ। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, मैं पिताजी की अस्थियां लेकर वाराणसी चला जाता हूँ, आप थोड़ा यहाँ पे रुक के आराम कीजिए, ठीक है? जब मैं वाराणसी से वापस आऊंगा तब हम दोनों साथ में मिलकर घर पर चलेंगे। इसके बाद नंदू सराय से बाहर आकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। आखिर भैया क्या करने वाले हैं? मैं यहीं पर रुककर देखता हूँ। थोड़ी देर बाद रामू बाहर आता है और वो अपने गांव की तरफ जाता है। नंदू उसका पीछा करने लगता है। उसका भाई नंदू उसका पीछा कर रहा था, ये बात उसे पता ही नहीं थी। जल्दी से घर जाकर उस खजाने को लपेट कर फिर से मुझे शाम तक
यहाँ वापस आना है ताकि नंदू को इस बारे में कुछ पता ना चले। आखिर क्या राज हो सकता है भैया के पास? वो वापस गांव क्यों जा रहे हैं? वो घर जाकर क्या करेंगे? घर जाकर ही राज का पता चलेगा और मैं इस राज का पता करके ही रहूंगा। रामू घर पहुंचते ही खोदने लगता है। नंदू चुपके से अपने घर की छत पे पहुंचता है और वहां छिपकर सब कुछ देखने लगता है। आखिर भैया वहाँ पर खोदने क्यों लगे हैं? वहाँ पर क्या हो सकता है? थोड़ा गड्ढा करने के बाद वहां से एक संदूक बाहर आता है। रामू उसे खोल कर देखता है। आहा, इतना सारा सोना, इतना सोना। आज तो लगता है मेरा भाग्य खुल गया। अब ये पूरा सोना मेरा है। अब ये घर नंदू को दे देता हूँ। इधर नंदू सब कुछ छुपकर देखता रहता है। ओहो, इसका मतलब है कि पिताजी ने भैया को इस सोने के बारे में जरूर बताया होगा। जब मैं पिताजी के लिए दवाइयाँ लाने शहर गया होगा ना, तभी पिताजी ने बताया होगा। इसीलिए भैया घर के लिए बेचैन थे। नंदू जल्दी से उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। रामू उसे देखकर हैरानी से, क्या हुआ नंदू, तुम वाराणसी नहीं गए? सराय के पास थे तुम, घर वापस क्यों आ गए? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये सोना कहाँ से आया और आपने ऐसा खोद क्यों रखा है यहाँ पे? तुम्हारे जाने के बाद मैं सो रहा था नंदू। अचानक एक सपना आया था। उस सपने में पिताजी ने मुझे इस खजाने के राज के बारे में बताया। उस खजाने को दोनों भाई आपस में बांट लेना, इसलिए मैं भागता चला आया। सोचा था कि पहले यहाँ पर आके इसे निकाल दूं, बाद में आपस में बांट लेंगे। ओह, ऐसा है क्या भैया? मैं तो सराय से वाराणसी की तरफ ही लौट रहा था, लेकिन रात को ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए थोड़ी देर चलते ही मैं थक गया था और पेड़ के नीचे सो गया था। मुझे भी नींद में एक अचानक से सपना आया था और सपने में पिताजी दिखाई दिए और वो बोले कि नंदू बेटा क्या है, तुम्हारे भैया रामू की सेहत ठीक नहीं है और तुम वाराणसी जा रहे हो, तुम्हें भैया के पास घर जाना चाहिए। इसीलिए मैं वापस आ गया। हाँ, इसका मतलब तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भैया? आपको दिखाई दिए तो मुझे भी दिखाई देंगे ना। ठीक है नंदू, तुम इसमें आधा ले लेना। भैया मुझे ये सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप इस सोने के लिए छोटे भाई को धोखा दे रहे थे। ये सोना अगर सब कुछ आप ही रखो, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। पिताजी की अस्थियाँ भी लेकर जा रहा हूँ। नंदू की बात सुनकर रामू को पश्चाताप होता है। मुझे क्षमा करना नंदू, ये दौलत और सोने की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई है। अगर ये दौलत तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा? भैया मुझे आप पर कितना गौरव है कह नहीं सकता। इस सोने के आधे हिस्सों को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे और बाकी का सोना हम गांव के मंदिर में दे देंगे। इस सोने से मंदिर में हम हर रोज गरीबों को खाना खिलाएंगे भैया। उससे हमारे पिताजी की आत्मा को शांति भी मिलेगी। क्या बोलते हो? फिर ठीक है नंदू, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। आधा हिस्सा गांव के मंदिर को दे देंगे